हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जून 2021 के करंट अफेयर्स और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे जो एनवायरनमेंट का सेक्शन रहा है वो। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैनो यूरिया लिक्विड डेवलप्ड बाय इफ्को। पहला स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूरिया बाय 50%। सेकेंड इज, इट इज स्प्रेड ऑन लीव्स एंड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड अदर ओपनिंग्स। थ्री, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। राइट, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन सी 2 ओनली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट क्या आंसर होगा इसका। तो पहला स्टेटमेंट था, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूरिया बाय 50%। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। It is spread on leaves and enters through stomata and other openings. That is also correct, and that is why it is nano urea liquid. And it is world's फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इफ्को ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो रहा उसको डेवलप किया है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो देखते हैं और डिटेल्स नैनो यूरिया लिक्विड को लेके। तो डेवलप किया गया था इफ्को के द्वारा। Then it is world's first nano urea liquid. It curtails the requirement by 50%। तो यूरिया का ओवर यूज एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। ऑलरेडी नीम कोटेड यूरिया को लेके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यहाँ पर एक नैनो यूरिया लिक्विड को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। When spread on leaves, nano urea easily enters through stomata and other openings and is assimilated by द प्लांट सेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बाकी जो यूरिया की एप्लीकेशन की टेक्निक्स है जनरली वो सॉइल के थ्रू एडमिनिस्टर करी जाती है, लेकिन जब यहाँ पर बात हो रही है नैनो यूरिया लिक्विड की, ये जो है स्प्रे किया जाएगा और स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है या बाकी जो भी ओपनिंग्स होगी प्लांट के सेल्स की, उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होगा या एसिमिलेट होगा। इट इज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड through the phloem from the source to sink inside the plant as per its need. Most importantly, utilized nitrogen is unutilized, माफ कीजिएगा, unutilized nitrogen is stored in the plant vacuole। तो ये भी एक important property हमें इस नैनो यूरिया लिक्विड की दिखाई देती है। एंड देन इट इज स्लोली रिलीज्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। स्मॉल साइज होता है 20 to 50 नैनोमीटर ऑफ नैनो यूरिया, और इसके यूज से आपकी जो यूरिया की अवेलेबिलिटी है क्रॉप को, वो लगभग 80% तक बढ़ती हुई भी देखी गई थी। तो ये सबसे पहला इशू था जून 2021 का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इशू। द टर्म जोहड़ इज ऑफन सीन इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन? ऑप्शन ए, दीज आर कम्युनिटी ओन्ड ट्रेडिशनल रेन वाटर स्टोरेज वेटलैंड्स। ऑप्शन बी, इट इज कम्युनिटी ग्रासलैंड आउटसाइड विलेजेस इन नॉर्दर्न इंडिया। ऑप्शन सी है, दीज आर a type of step wells in northern India, और ऑप्शन डी है none of these। तो देखिए, एक बहुत रैंडम सा आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जोहड़ इशू क्या रहा। तो आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं इशू की। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, आंसर इज ऑप्शन ए, दीज आर दी कम्युनिटी ओन्ड ट्रेडिशनल रेन वाटर स्टोरेज। एक वेटलैंड के रूप में काम करता है, नॉर्दर्न इंडिया में जनरली ये यूज होता है। तो कहाँ से ये इशू आता है? एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आई थी, जिसकी एक स्पेशल रिपोर्ट थी, दैट वाज स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट्स 2021। इसमें इंडिया रिलेटेड कई सारी फाइंडिंग्स है, उसको लेके भी क्वेश्चन हो सकता है। देख लेते हैं क्या इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स है। तो सबसे पहली फाइंडिंग है, द इफेक्ट ऑफ सीवियर ड्रॉट्स ऑन इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 2 to 5%। बहुत बड़ा नंबर है। देन ग्राउंड वाटर कैन एक्ट एज अ ड्रॉट बफर by in northwestern India, a combination of drought and groundwater over extraction led to decreasing trend in groundwater levels and reduce the resilience to फ्यूचर ड्रॉट। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा कि आपका जो ग्राउंड वाटर है, जब भी ड्रॉट की सिचुएशन होगी तो आप ग्राउंड वाटर को एक रिसोर्सेज के रूप में यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ओवर एक्सट्रैक्शन इतना किया है, और पर्टिकुलरली ओवर एक्सट्रैक्शन जो रहा, इट वाज इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। तो वहां पर जो आपकी ड्रॉट को लेके रेजिलियंस है वो कम हो चुकी है। और इसी के कंटेक्स्ट में ये जो जोहड़
टर्म हमने यहाँ पर देखी जो कि एक कम्युनिटी ओन्ड ट्रेडिशनल रेन वाटर स्टोरेज वेटलैंड है, इसका रेफरेंस इसी रिपोर्ट में दिया था और वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो बाकी कई सारे और इश्यूज भी है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ड्रॉट वल्नरेबिलिटी है अराउंड द ग्लोब, उसके बाद में ये और बाकी डिटेल फाइंडिंग आपको यहाँ पर दिखेगी। तो उसमें अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा ये इतनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल स्टडीज़ मेंस के हिसाब से देखें तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि किस प्रकार से ड्रॉट के कारण कोई एक महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में हथकरवाड़ी करके एक विलेज रहा है, वहाँ से बड़े पैमाने पे आउट माइग्रेशन हुआ है। तो जस्ट कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जोहड़ की बात करते हैं। जोहड़ ये पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में यूज होते हैं। ये कम्युनिटी ओन्ड ट्रेडिशनल रेन वाटर स्टोरेज करके रूप में काम करते हैं। साथ ही में जोहड़ कलेक्ट एंड स्टोर वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर डायरेक्ट यूज बाय ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक। साथ ही में वेटलैंड्स होंगे तो वेटलैंड का जो इकोलॉजिकल रोल है वो भी आप जानते हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर इकोसिस्टम सप्लाईज जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पूछा गया है बायोफ्यूल को लेके। स्टेटमेंट 1 है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 मैंडेटेड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड 5% इन डीजल। ठीक है, माफ कीजिएगा, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड 5% इन डीजल। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द नोडल एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट हैज एडवांस्ड द रोल आउट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एंड नाउ टारगेटिंग E20 बाय अप्रैल 2025। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए है 1 and 3, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इसमें बहुत सारे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े तो यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक। नाउ लेट्स सी पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया था। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 मैंडेटेड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड 5% इन डीजल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आप केयरफुली पढ़ें, इट इज सेइंग दैट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में तो सही है, बट यू डू नॉट ब्लेंड डीजल विथ इथेनॉल। ठीक है, 5% बायो डीजल के ब्लेंडिंग की यहाँ पर बात होती है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, Ministry of Petroleum and Natural Gas is the nodal agency for the promotion of fuel grade ethanol producing distilleries. No, this is incorrect. हम देखेंगे कि कौन सी एजेंसी है जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज के लिए। तीसरा जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट, यही एक्चुअली न्यूज थी क्योंकि जो हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी रही 2018 की, इसमें हमारा जो टारगेट था, टारगेट ईयर वॉज 2030 E20 यानी इथेनॉल 20% का जो ब्लेंडिंग करना था पहले 2030 तक करना था, अभी उसको एडवांस करके अप्रैल 2025 का टारगेट रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 3 ओनली। लेट्स सी डिटेल्स। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया में जो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में। 20% इथेनॉल जो है पेट्रोल में ब्लेंड करना था, 5% डीजल में आपको बायोडीजल ब्लेंड करना है, वो भी 2030 तक। अब लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखें, ये जो भी टारगेट था स्पेसिफिकली 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो 5 years में करनी है अभी 2025 तक। रोल आउट जो होगा E10 यानी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का रोल आउट हो जाएगा अप्रैल 2022 तक, और E20 का रोल आउट जो है 2023 तक हो जाएगा, और कंप्लीट कंट्री में E20 जो होगा 25 तक हमें अचीव करना है। अब एक बहुत कॉमन सा सवाल ऑलरेडी कई बार पूछा गया है आपके बायोडीजल और जितने भी बायोफ्यूल्स है उसके प्रोडक्शन को लेकर, यहाँ पर सोर्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है वो पूछा गया है। तो अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो एक सी मोलासिस यानी जब शुगर का एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद में सबसे लास्ट एक्सट्रैक्शन के बाद जो मोलासिस बच जाएंगे उसको कहा जाता है सी मोलासिस। उसका कोई बहुत ज्यादा शुगर के एक्सट्रैक्शन में बाद में काम नहीं होता, तो वेस्ट मटेरियल के रूप में उसको देखा जाता है और उसी से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। बी मोलासिस जो है, बी मोलासिस सी मोलासिस से थोड़ा बेहतर होता है, तो ए और बी जो है उससे शुगर एक्सट्रैक्शन का काम होता है और सी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में पहले भेज दिया जाता था, लेकिन अभी ये किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में शुगर का सरप्लस प्रोडक्शन है, राइट। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दैट कि कई सारे गोडाउन्स में शुगर ऑलरेडी
भरे पड़े हैं शुगर से। जो आपकी शुगर मिले हैं, चीनी मिले जो है, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द सेल। तो इसीलिए सी और बी हेवी जो आपके मोलासिस होंगे, अब उसको भी अलाउ कर दिया गया है कि उससे आप इथेनॉल बनाएं। बाकी फिर शुगर केन जूस, शुगर सिरप, सरप्लस राइस जो कि एफसीआई के पास है, अगेन अ लॉट ऑफ राइस इज स्टोर्ड विथ एफसीआई, मेज भी हो सकता है जिससे आप इथेनॉल बना सकते हैं। बात करते हैं नोडल एजेंसी की। यहाँ पर ये स्टेटमेंट अगेन थोड़ा सा मिसलीडिंग था। गेस वर्क करने की अगर आपने कोशिश करी होती तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, जिसमें पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये एक नोडल एजेंसी है। तो नहीं, आपकी जो इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज है उसके लिए जो नोडल एजेंसी है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक थोड़ा सा लॉजिकली आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जो भी आपका इथेनॉल बन रहा है, मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो जो आपका नोडल एजेंसी होगा वो भी वही होगा कि जो फूड में फूड के जो भी इश्यूज है वो देख रहा है, फूड या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट फूड की क्राइसिस जो है आने वाले फ्यूचर में ना हो। तो वो यहाँ पर एक लिंकेज आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर आप इश्यूज देखें इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम के साथ, तो वाटर रिक्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि शुगर केन से ये इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, शुगर केन इज अ वाटर कंज्यूमिंग प्लांट, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट जो है इथेनॉल की, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। स्टेट्स एक रोल प्ले करते हैं इसमें। ऑलरेडी 14 स्टेट्स जो है एक्ट कर चुके हैं, इसको रिमूव कर चुके हैं, लेकिन स्टेट के अंदर मामला बनता है तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इंटरस्टेट रिलेशंस किस प्रकार से हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाइट विंग्ड डक। ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1, इट इज एंडेंजर्ड एज पर IUCN। स्टेटमेंट 2, इट इज रेयर एंड फाउंड इन दिहिंग पतकई नेशनल पार्क। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर, इट इज अ स्टेट बर्ड ऑफ असम। पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, सी 2 और 3, और डी है 3। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट, इट इज एंडेंजर्ड एज पर IUCN, करेक्ट, इट इज एंडेंजर्ड। इट इज रेयर एंड फाउंड इन दिहिंग पतकई नेशनल पार्क, करेक्ट, दैट इज वाई द क्वेश्चन हैज प्रॉप्ड अप, क्योंकि दिहिंग पतकई जो है नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था असम में जून 2021 में। तो वहां से ही ये क्वेश्चन बनता है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो आपका व्हाइट विंग्ड डक है, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम। अगर आप देखें नेशनल पार्क के बारे में, नेशनल पार्क जो है स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ओके। हम बात कर रहे थे दिहिंग पतकई नेशनल पार्क की। सेक्शन जो आपका 35 है, सेक्शन 35 के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है, और सेक्शन 38 जो है, सेक्शन 38 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर करेगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की ये प्रोविजंस है। फॉरेस्ट जो है, अगर आप फॉरेस्ट का टाइप देखें तो इट इज लोलैंड ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जस्ट रिमेंबर, ये जो पूरा रीजन है बहुत ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर होती है, तो दैट इज वाई इट इज़ लोलैंड ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिहिंग पतकई नाम जो है ये आता है दिहिंग रिवर, और एक पतकई हिल है, अमेजन ऑफ द ईस्ट भी इसको कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट का एक टाइप है। नाउ व्हाइट विंग डक के बारे में अगर आप देखें तो व्हाइट विंग डक जो है इट इज इंडेंजर्ड, ठीक है, और साइटिस के अपेंडिक्स 1 में आपको इसका स्टेटस दिखाई देगा। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीफ lowering emission by accelerating forest finance initiative has been recently in news. Which of the following is correct with reference to LEAF initiative? Option 1, it is an initiative for protecting all type of forest across the globe. It is an initiative by UNEP and it aims to mobilize $1 billion finance to rapidly reducing emissions from deforestation. Option A है all of these, option B है 2 and 3, option सी है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी इज 3 ओनली। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप स्टेटमेंट 1 को देखें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इट इज एन इनिशिएटिव फॉर प्रोटेक्टिंग
ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, नॉट ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए लीफ इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया गया. इट इज नॉट एन इनिशिएटिव बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम. और ऑप्शन 3 सही है कि एक $1 बिलियन फाइनेंस जो है वो मोबिलाइज किया जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट लीफ. तो ये जो लीफ है फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा जिससे आप जो डिफॉरेस्टेशन के कारण एमिशंस बढ़ रहे हैं तो उसको आप कम कर सकते हैं. इट विल सपोर्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर जो कि आपका स्टेटमेंट 1 में पूछा गया था. तीसरा स्टेटमेंट, इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट. यूके, नॉर्वे, यूएसए की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है. कई सारी प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आपको इन्वॉल्व दिखेंगे. दैट इज नॉन गवर्नमेंट. अमेजोन और नेस्ले जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है दे आर सपोर्टिंग दिस लीफ इनिशिएटिव. ठीक है, तो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बात करते हैं फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट की. विच कंट्री हैज रिसेंटली इशूड फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स. ए है इंडिया, बी है यूएसए, सी चाइना और डी नॉर्वे. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चाइना ने रिसेंटली फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स इशू किए थे. तो फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प क्या होते हैं? तो दीज आर दी परमिट्स फॉर कंपनीज टू एमिट अ सर्टन अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड एंड दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम एडेड फॉरेस्ट. जितना भी फॉरेस्ट ऐड होगा, अफॉरेस्टेशन होगा और वो जितना कार्बन कैप्चर कर सकता है उसके हिसाब से यहाँ पर कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन क्रेडिट इशू होगा. और ये जो कार्बन क्रेडिट है इसकी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ कोलैटरल फॉर बैंक क्रेडिट एंड लोन्स. ठीक है, तो कंट्री याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज याद रखेंगे. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय. ठीक है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय. Just a minute, there is some glitch I guess. Now it is clear. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए UNEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ELD इज इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ऑप्शन बी है UNCCD. ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक एंड UNEP. ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ने मिलके ये जो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया है. कई सारे इश्यूज उसमें डिस्कस होते हैं. तो ये बस इतना ध्यान में रखना है कि ये ELD जो है UNCCD का एक इनिशिएटिव है. 2011 में ये UNCCD ने इनिशिएटिव शुरू किया था. बाकी फिर प्लेयर्स अगर आप यहाँ पर देखिए तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी इन्वॉल्व है. और रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट हाईलाइट करती है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू मीट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन टारगेट. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाइल्ड लाइफ में पूछा गया है. यहाँ पर एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में पूछा गया है कि कौन से नेचुरल एरिया में आपको ये दिखाई देंगे. वन है ब्लू फिंड महासीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यहाँ पर ऑप्शन है गोल्डन महासीर हिमालयाज एंड ऑरेंज महासीर साउथ इंडिया. तो देखते हैं व्हाट इज द आंसर. विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड पूछा गया है. ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3 एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3. तो यहाँ पर ब्लू फिंड महासीर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं पाई जाती. ये आपका डेक्कन का जो रीजन है या जिसको आप कहेंगे कि ये सेंट्रल इंडिया में पाई जाती हैं. तो दैट इज वाई ऑप्शन 1 इज राइट, इनकरेक्ट. 2 जो है गोल्डन महासीर हिमालयाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़ में होती हैं. जब भी न्यूज़ में देखें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको रीड कर रहे हैं. देन ऑरेंज महासीर जो है, और ऑरेंज महासीर ये कावेरी नदी या साउथ इंडिया में आपको दिखाई देगी. तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है. कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी 2 and 3 ये करेक्ट होगा. यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी महासीर पाई जाती हैं बट दैट इज चॉकलेट महासीर उसको कहा जाता है. बात करते हैं ब्लूफिन महासीर के बारे में. न्यूज़ में रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में हुआ करती थी. जस्ट मिनट. ओके, दिस यूज टू बी इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी बट अभी लिस्ट कंसर्न में ये पहुंच चुकी है क्योंकि इसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव्स लाए गए थे. प्रोजेक्ट महासीर जिसको कहा जाता है 1972 में टाटा पावर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन. ये आपका वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है, लोनावला का वगैरह या सेंट्रल इंडिया महाराष्ट्र में अगर जाइएगा वहाँ पर ये कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट
अभी ये बेटर कंडीशन में आपको दिखाई देगी। गोल्डन महासीर हिमालय में पाई जाती है। ब्लूफिन या डेक्कन महासीर जिसको कहा जाता है दैट इज सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। ऑरेंज या हम्बैक महासीर जो है ये अभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, दैट इज फाउंड इन कावेरी रिवर। ये जो महासीर है कार्प जो होते हैं या कॉमन कार्प जिसको कहते हैं, जिसमें आप रोहू कातला इस प्रकार की फिशेस देखेंगे, उसी फैमिली की एक फिश है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी इंडिया के रीजन्स में ये देखी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भरितला सुचुस तपानी वॉज करंटली सीन इन न्यूज। ठीक है, सो व्हाट इज इट, ये पूछा गया है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन डेनिजुआन करके एक क्वेश्चन था, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया था इसी प्रकार से फ्रेम करके। तो सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेमिंग जो है इस क्वेश्चन की भी है। ऑप्शन ए है फॉसिल ऑफ अ काइंड ऑफ रेप्टाइल, देन an early human species found in Indian peninsula. Option C है a cave system in Tamil Nadu and option D is a geological period in the history of Indian subcontinent. By and large मैंने options उसमें change नहीं किए हैं, जो यूपीएससी का क्वेश्चन था उसी में से यहाँ पर मैंने options दिए हैं। But let's see what this term भरितला सुचुस तपानी is all about. तो ये जो स्पीशी यहाँ पर मेंशन की गई है ऑप्शन ए फॉसिल, इट इज अ फॉसिल ऑफ काइंड ऑफ अ रेप्टाइल। लगभग 20 to 40 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये रेप्टाइल कहा जाता है कि लार्जेस्ट कार्निवोरस स्पीशी थी उस समय की। तो प्राणहिता गोदावरी नदी का जो बेसिन है, ठीक है, तेलंगाना में ये फॉसिल जो है वो पाया गया है। फाइन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हीट डोम के बारे में क्वेश्चन है। कनाडा या यूएसए में आपने पिछले साल ये हीट डोम का इशू जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा। दे आर अ लो प्रेशर सिस्टम, स्टेटमेंट 1। जेट स्ट्रीम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हीट डोम्स, स्टेटमेंट 2। एंड दीज आर पर्टिकुलरली विटनेस्ड इन ला नीना ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ऑप्शन ए ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 1 and 2 एंड ऑप्शन डी इज 3 ओनली। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है दे आर अ लो प्रेशर सिस्टम, इनकरेक्ट है। ये लो प्रेशर सिस्टम नहीं होते, हाई प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। जेट स्ट्रीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीट डोम के बनाने में। और ला नीना ईयर्स में, जैसे कि 2021 कहा जाता है, इट वाज अ ला नीना ईयर, तो ला नीना ईयर्स में जो आपके हीट डोम्स है ये ज़्यादा जनरेट होते हैं। ऑप्शन बी 2 and 3 इज दी करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं हीट डोम के बारे में क्या मुद्दा है। तो हीट डोम जो है हाई प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। जनरली होता ये है कि ये जो जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम एक ट्रैप बना लेती है और यहाँ पर एक वार्म एयर का पार्सल जो होगा वो ट्रैप हो जाएगा। और साथ ही में हाई प्रेशर होता है, ऊपर से हवा जो है नीचे की तरफ आ रही होती है, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन जब भी होता है एयर गेट्स हॉट, तो उस टाइप की एक सिस्टम जो है यहाँ पर डेवलप होती है। और पर्टिकुलरली कहा जाता है कि ला नीना ईयर्स जो है, ला नीना ईयर्स में ये सिस्टम बहुत स्ट्रांगली डेवलप होती है। दैट इज वाई 2021 में हीट डोम जनरेट हुए थे नॉर्दर्न अमेरिका में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कनाडा और यूएसए के कुछ रीजन्स में, उसके लिए ये न्यूज़ में था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में ये क्वेश्चन है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है इट इज in Uttarakhand is the first state in India to take GEP into account। और 3 है monetary value is assigned to air, water, forest and soil। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर है। पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी इज 1 and 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें पहला स्टेटमेंट, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2 emissions, so this is the incorrect statement। so option 1 ए ओनली इज दी आंसर। बाकी उत्तराखंड जो रहा उसी की वजह से ये न्यूज़ जो है वो बनती है। उत्तराखंड हैज़ बीन द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने जीईपी जो है उसको इस्तेमाल किया। और मॉनेटरी वैल्यू असाइन की जाती है एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल के बारे में। अब ये मुद्दा क्या है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट का। देखिए, जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, यू गेट टू नो अबाउट दी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पैसे के मामले में या फाइनेंशियली आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कंट्री की एक ग्रोथ पता चलती है जीडीपी से। लेकिन जीडीपी एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसीलिए जो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो आता है। और इसमें क्या किया जाएगा, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल इकोसिस्टम सर्विसेज सप्लाइड टू ह्यूमन, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और उसको फिर बायोफिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू में गिना जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के इक्विवेलेंस में कहा था, तो ये इनकरेक्ट होगा। उसकी जो भी बायोफिजिकल वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू होगी उसमें हम लोग इसको काउंट करेंगे। और मॉनेटरी वैल्यू असाइन की जाती है एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल को। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड हाउ वी आर एबल टू सेव और हेल्प आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये थे जून 2021 के इश्यूज। अब नेक्स्ट
जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे जुलाई 2021। इसी प्रकार से एक एक महीने के टॉपिक वाइज MCQ थ्रू हम लोग इश्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर, बाय।